रणवीर सिंह एक ऐसा एक्टर है जिनकी फिल्में पेंडेमिक के बाद बैक टू बैक फ्लॉप हो रही थी और साथ के साथ रणवीर सिंह की ऑलमोस्ट 5 बिग बजट अपकमिंग मूवीज भी अचानक से डब्बा बंद हो गई और सबको लगने लगा कि अब रणवीर सिंह का करियर ओवर हो चुका है। बट तभी कहानी में आता है एक ट्विस्ट और वो ट्विस्ट क्या था शायद तुम सब जानते हो। इसके अलावा 90s में एक बहुत बड़ा सुपरस्टार हुआ करता था, फिर उसकी बैक टू बैक ऑलमोस्ट 30 मूवीज फ्लॉप हुई, लेकिन 30 मूवीज फ्लॉप होने के बाद भी उस एक्टर ने एपिक कमबैक किया। और उस एक्टर का नाम क्या है और उसने कमबैक कैसे किया वो तुम्हें वीडियो में आगे पता लगेगा। और इन दो स्टार्स के अलावा मैं आज आपको कुछ ऐसे 7 स्टार्स की कमबैक स्टोरी बताने वाला हूँ जिसे सुन के आप भी कहोगे कि भगवान डाउनफॉल चाहे जैसा भी देना बट कमबैक इनके जैसा देना। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम जिस एक्टर की कमबैक स्टोरी पर बात करेंगे वो है रणवीर सिंह। देखो, प्री पेंडेमिक रणवीर सिंह पद्मावत, सिम्बा, गली बॉय जैसी बैक टू बैक हिट्स दे रहे थे और उनको बॉलीवुड में नेक्स्ट बिग थिंग माना जा रहा था। लेकिन पोस्ट पेंडेमिक अचानक से रणवीर की साढ़े साथी शुरू हो जाती है और उनकी 83, जयेश भाई जोरदार एंड सर्कस जैसी मूवीज लाइन से फ्लॉप होने लगती हैं। और इवन जो फिल्म उनकी अच्छी खासी चली थी लाइक रोकी रानी की प्रेम कहानी, उससे भी रणवीर को कोई खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उस मूवी में रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस अच्छी होने के बाद भी लोगों ने रणवीर से ज़्यादा आलिया भट्ट की साड़ीज़ के बारे में डिस्कस करना सही समझा। और देखो, रणवीर की फिल्में तो उस टाइम पे फ्लॉप हो ही रही थी, साथ के साथ उनकी अपकमिंग मूवीज़ लाइक शक्तिमान, राक्षस, डॉन 3, अनियन रीमेक एक एक करके डब्बा बंद होने लगी। और रणवीर की ये हालत देख के बहुत लोगों को लगने लगा कि रणवीर सिंह इज़ डन एंड डस्टेड और अब शायद उनका कमबैक कभी नहीं होगा। तो बेसिकली रणवीर सिंह अपने करियर के लोवेस्ट पॉइंट पे थे और किसी ने कहा था जब आप अपने लोवेस्ट पॉइंट पे चले जाते हो ना तो उसके बाद से सिर्फ आप ग्रो ही ग्रो करते हो, क्योंकि उससे नीचे आप जा ही नहीं सकते। और फिर 2024 में रणवीर सिंह अचानक से धुरंधर अनाउंस करते हैं और 2025 में जब ये फिल्म आती है ना तो बॉक्स ऑफिस का ऑलमोस्ट हर रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए 1300 करोड़ का बिजनेस करती है। और इसी के साथ होता है रणवीर सिंह का एपिक कमबैक। बट रणवीर का एपिक कमबैक यही नहीं रुका, 3 महीने बाद उनकी फिर धुरंधर 2 आती है जिसमें उनकी परफॉर्मेंस अलग लेवल थी। साथ के साथ फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अलग लेवल है, क्योंकि अभी तक धुरंधर 2 ऑलमोस्ट 1700 करोड़ का बिजनेस कर चुके हैं, विच इज सिंपली इनसेन। और अब देखो, बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तो बनते टूटते रहेंगे बट आई एम ग्लैड कि रणवीर का कमबैक हुआ। वी नीड सुपरस्टार्स इन इंडिया जिनको एक्टिंग भी तगड़ी आती हो। और सुपरस्टार से याद आया, सालों पहले एक सुपरस्टार ने धुरंधर 2 से भी बिग हिट दी थी और उस हिट के बाद उस बंदे का ऐसा डाउनफॉल आया कि बहुत लोग उस एक्टर को वन हिट वंडर बोलने लगे। और जितना लाउडली लोगों ने उस एक्टर की इंसल्ट की थी उतना ही लाउड उस स्टार के कमबैक पे तालियां भी बजी। और मैं जिस सुपरस्टार की बात कर रहा हूँ वो है प्रभास। देखो, तुम्हें पता ही होगा, बाहुबली 1 एंड बाहुबली 2 इंडियन सिनेमा के लिए सिर्फ मूवीज नहीं थी, बल्कि वो मूवीज इंडियन सिनेमा के लिए एक रेवोल्यूशनरी मोमेंट था जिसने इंडियन सिनेमा को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया था। और अगर बात करें प्रभास की, तो बाहुबली 2 की सक्सेस के बाद प्रभास ने पैन इंडिया लेवल पे बहुत क्रेजी स्टारडम अचीव कर लिया था। और जब आपको उस लेवल का स्टारडम मिलता है तो आपसे लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी उसी लेवल की होती हैं। और प्रभास बाहुबली 2 के बाद लोगों की उन एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाए, क्योंकि बाहुबली 2 के बाद प्रभास ने जो भी स्क्रिप्ट चूज की या जिन डायरेक्टर के साथ काम करना प्रेफर किया, उन्हें देख के लगा प्रभास बिना सोचे समझे किसी को भी साइन कर रहे हैं। पहले उनके पास सुजीत साहू मूवी लेके आए और सुजीत को उस टाइम तक घंटा कोई बिग फिल्म बनाने का एक्सपीरियंस नहीं था, बट स्टिल प्रभास ने बिना सोचे समझे सुजीत को हाँ कर दिया। उसके बाद प्रभास के पास राधा कृष्ण कुमार आए राधे श्याम लेके, और राधा कृष्ण कुमार के पास भी कोई बिग बजट फिल्म बनाने का घंटा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बट स्टिल प्रभास ने उसको भी हाँ बोल दिया। उसके बाद आए द मिथ, द लेजेंड ओम राउत, जिनके पास तानाजी बनाने का एक्सपीरियंस था, लेकिन स्टिल उन्होंने अधिपुरुष बना के प्रभास की लंका लगा दी। तो गाइस, इससे हमें ये सीखने मिलता है कि जब टाइम खराब होता है ना, तब ना अच्छा डायरेक्टर कुछ हेल्प कर सकता है ना बुरा, क्योंकि टाइम पे किसी का जोर नहीं चलता। लेकिन कहते हैं ना, टाइम की सबसे अच्छी बात यही है कि वो बदलता है। और प्रभास के लिए भी टाइम बदला जब वो 2023 दिसंबर में सलार लेके आए और फाइनली लोगों ने बहुत टाइम बाद प्रभास की कोई फिल्म को थिएटर में बहुत इंजॉय किया। अब देखो, भले ही सलार बहुत तगड़ी फिल्म थी, लेकिन उस फिल्म की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस को बहुत लोग अंडर परफॉर्मेंस मानते हैं और इसलिए बहुत लोग सलार को प्रभास का मिनी कमबैक बोलते हैं। और अगर बात करें उनकी मेन कमबैक की, तो वो थी फिल्म कल की। ये फिल्म इंडिया में फिल्म मेकिंग के पर्सपेक्टिव से एक बेंचमार्क सेट करती है और बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का बिजनेस करती है। और इसी के साथ प्रभास का ऑफिशियली एपिक कमबैक हो जाता है। तो अब एपिक कमबैक के बाद हम एक शॉकिंग कमबैक की बात करेंगे, एक ऐसे एक्टर का कमबैक जो लोगों के अकॉर्डिंग पॉसिबल ही नहीं था। और जिस एक्टर की मैं बात कर रहा हूँ वो है हमारे सनी पाजी। तो देखो, एक ज़माना था 90s में जब सनी पाजी बहुत बड़े मास एक्शन स्टार हुआ करते थे। 2001 में जब गदर आई तो उस फिल्म में सनी पाजी पाकिस्तान जाते हैं और अपनी स्क्रिप्ट सेंस पाकिस्तान में ही छोड़ आते हैं, क्योंकि गदर मूवी के बाद सनी पाजी ने चुन चुन के खराब स्क्रिप्ट चूज़ की। मतलब वो इतनी खराब फिल्में साइन कर रहे थे कि 2001 से लेकर 2022 तक सनी पाजी ने ऑलमोस्ट 32 फिल्में की और उन 32 मूवीज में से सिर्फ एक फिल्म हिट हुई थी, यमला पगला दीवाना। तो तुम समझ रहे हो सनी पाजी का डाउनफॉल कितना डाउन जा चुका था।
लेकिन 2023 में सनी पाजी अपनी गदर 2 लेके आते हैं और ये फिल्म दुनिया भर में ऑलमोस्ट 700 करोड़ का बिजनेस करती है। अब हम इस फिल्म की सक्सेस का क्रेडिट सिक्वल फैक्टर को दे, नॉस्टैल्जिया फैक्टर को दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच बात तो यही थी कि इस फिल्म ने सनी पाजी का कमबैक करा दिया था और सनी पाजी एक बार फिर मेन स्ट्रीम बॉलीवुड का पार्ट बन चुके थे और अब सनी पाजी को बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों के ऑफर भी आने लगे थे। अब वो चाहे उनकी रीसेंट रिलीज बॉर्डर 2 हो या लाहौर 1947 या फिर अपकमिंग एपिक रामायणा में भगवान हनुमान का रोल, तो ले दे के अब हमारे सनी पाजी का सब बिल्कुल सही चल रहा है। वैसे हम इस वीडियो में आगे सनी पाजी के स्मॉल एनिमी की भी बात करेंगे, बट उससे पहले आमिर खान के कमबैक पे नजर डालते हैं। अब देखो, आमिर खान ने बहुत सालों तक कभी कोई फ्लॉप नहीं दी थी और इसलिए सब उनको परफेक्शनिस्ट बोलते थे। इवन मुझे भी लगता था कि एक बार के लिए सूरज वेस्ट में उग सकता है, मेरा मैथ्स वाला सर एक दिन के लिए स्कूल स्किप कर सकता है, लेकिन आमिर खान कभी फ्लॉप नहीं दे सकता। लेकिन 2018 में ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आई और मेरा ये भ्रम टूटा और फिर मुझे लगा एक गलती तो चलो सबको माफ होती है। फिर तभी आमिर खान लाल सिंह चड्ढा लेके आ गए और वो भी फ्लॉप हो गई और सबको लगा कि आमिर खान का भी डाउनफॉल आ चुका है और अब जो शायद ही कमबैक कर पाए। लेकिन आमिर खान 2025 में सबको रॉन्ग प्रूव करते हैं जब उनकी फिल्म सितारे जमीन पर आती है, जो लोगों को अच्छी लगती है और 90 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म ऑलमोस्ट 260 करोड़ का कलेक्शन करके बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हो जाती है। इसी के साथ हमारे आमिर भाई का भी कमबैक हो ही जाता है और अब आमिर के कमबैक के बाद हम आमिर के वन ऑफ द फेवरेट एक्टर के कमबैक पर बात करेंगे। और देखो, 2013 में ये जवानी है दीवानी के बाद लोग रणबीर कपूर को एक बिग स्टार की नज़र से देखने लगे थे और बिग स्टार बनने के बाद रणबीर कपूर ने सोचा क्यों ना अब कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाए और इंडियन सिनेमा का स्टैंडर्ड थोड़ा इंक्रीज किया जाए। तो इंडियन सिनेमा का स्टैंडर्ड इंक्रीज करने के चक्कर में रणबीर ने बॉम्बे वेलवेट, जग्गा जासूस एंड तमाशा जैसी यूनिक मूवीज़ की। इसे तमाशा एंड जग्गा जासूस मुझे पर्सनली पसंद है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही यूनिक मूवी होने की वजह से ये फिल्में उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली और हमारे रणबीर भाई का डाउनफॉल हो गया शुरू। और ये डाउनफॉल इतना सीरियस था कि लिटरली बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग रणबीर के घर जाके रणबीर के लिए सिंपैथी दिखा रहे थे। Am I that badly screwed? Because I'm finding it's fine. Film But will you flop had your away. moment of fuck, Yeah. what the fuck is happening? Of course, you know. Then Amir Khan's coming to my house, Karan Johar's coming to my house. all this is happening. No, the second Amir Khan comes, you know, it's serious. It's all Candle- gone real. candlelight It's must like, बाकी रहे। बट अब अगर बात करें रणबीर के कमबैक की, तो पहले तो वो ए दिल है मुश्किल से कमबैक करने का ट्राई करते हैं और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे अच्छा खासा बिजनेस कर भी जाती है। बट ये फिल्म इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि इस फिल्म की वजह से रणबीर की करियर को कोई खास बेनिफिट हुआ नहीं। लेकिन फिर 2018 में रणबीर कपूर राजू हिरानी की संजू मूवी में नज़र आते हैं और इस फिल्म में रणबीर तगड़ी एक्टिंग तो करते ही हैं, साथ के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 588 करोड़ का बिजनेस करती है, जिससे उन लोगों के मुंह पे ताला लग जाता है जो रणबीर कपूर की बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल और उनके सुपरस्टार होने पर डाउट कर रहे थे। बाकी रणबीर कपूर के अलावा एक और सुपरस्टार था जिसने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसके बाद उस सुपरस्टार का डाउनफॉल शुरू हुआ। लेकिन उस डाउनफॉल के बाद उस सुपरस्टार ने जो कमबैक किया वो बॉलीवुड हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा कमबैक था। देखो, 1992 में एसआरके की डेब्यू मूवी दीवाना से लेके 2015 तक एसआरके का करियर काफ़ी सही चल रहा था। उनकी लाइफ में कभी कोई डाउनफॉल वाली सिचुएशन नहीं आई थी। लेकिन फिर अचानक से एसआरके की लाइफ में भी ये सिचुएशन आई, जहां 2015 से लेके 2018 तक एसआरके ने टोटल 6 मूवीज़ की, जिनमें से मूवीज़ लाइक दिलवाले, डियर जिंदगी एंड रईस बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही, तो वहीं फैन, जब हैरी मेट सेजल एंड जीरो जैसी मूवीज़ बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। और जीरो मूवी के फेलियर के बाद तो लोगों ने एसआरके के करियर का एंड ही घोषित कर दिया था और खुद एसआरके भी कंफ्यूज हो गए थे कि वो हर बार कुछ नया लेके आ रहे हैं, वो एज ए एक्टर भी अपना 200% दे रहे हैं, बट फिर भी उनकी मूवीज चल क्यों नहीं रही हैं। और इसी क्वेश्चन का आंसर फिगर आउट करने के लिए एसआरके कुछ 4 साल की लंबी छुट्टी पे चले गए और उस दौरान उन्होंने अपना कमबैक प्लान किया और अपने कमबैक के लिए उन्होंने पठान, जवान और डंकी जैसी 3 मूवी साइन की। और जब एसआरके इन 3 फिल्मों के साथ 2023 में कमबैक करते हैं तो पूरा इंडिया एसआरके के कमबैक को सेलिब्रेट करता है और इतना ज़्यादा सेलिब्रेट करता है कि एसआरके की पठान, जवान बैक टू बैक 1000 करोड़ क्लब में एंट्री लेती है और एसआरके की डंकी भी ऑलमोस्ट 500 करोड़ का बिजनेस करके एक बॉक्स ऑफिस हिट साबित होती है। इन फिल्मों का जो टोटल कंबाइंड कलेक्शन है वो कुछ 2700 करोड़ है एंड दिस नंबर इज सिंपली इनसेन। और बाकी अब हम जिस एक्टर की बात करने वाले हैं उसकी कमबैक परफॉर्मेंस लिटरली लास्ट ईयर मोस्ट अप्रिशिएटेड परफॉर्मेंस थी। आई ना तुम समझ गए होगे, मैं ओरा खन्ना की बात कर रहा हूँ। तो अक्षय खन्ना उर्फ ओरा खन्ना ने अपने करियर की स्टार्टिंग में बॉर्डर, दिल चाहता है एंड हंगामा जैसी काफ़ी आइकॉनिक मूवीज़ में काम किया था, लेकिन 2012 आते आते अक्षय खन्ना ने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी और वो 4 साल के ब्रेक पे चले गए थे।
लेकिन जब वो 4 साल बाद वापस आए तो उन्होंने मॉम, सेक्शन 375 एंड इत्तेफाक जैसी काफ़ी अच्छी मूवीज़ की। लेकिन ये सब मूवीज़ अंडररेटेड रह गई और इसी के साथ अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस भी अंडररेटेड ही रह गई। लेकिन अक्षय खन्ना की किस्मत बदली जब साल आया 2025, जहाँ वो साल की 2 सबसे बड़ी हिट्स धुरंधर एंड छावा का पार्ट रहे। उन्होंने पहले छावा में एज़ औरंगजेब बहुत तगड़ी एक्टिंग की, तो वहीं फिर धुरंधर में उनकी परफॉर्मेंस एज़ रहमान डकैत पावरफुल तो थी ही, साथ के साथ उस मूवी में जो उन्होंने ओरा फार्मिंग की, उस ओरा फार्मिंग से उन्होंने पूरे इंडिया को एक 3.5 घंटे की फ़िल्म को बार-बार देखने पे मजबूर कर दिया। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि अक्षय खन्ना जो एज़ ए एक्टर हमेशा अंडररेटेड रहे थे, आज उनको मेनस्ट्रीम मीडिया और ऑडियंस से इतनी हाइप मिली और इतना एप्रिसिएशन मिला, जो वो हमेशा से डिज़र्व करते थे। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मैं तुमसे जल्दी मिलूँगा एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तो बाय बाय।